मनरेगा तुम कल आना, ठीक है, ये आज की कहानी है। 20 साल पुराना, एस्टैब्लिश्ड, कुछ हद तक सक्सेसफुल भी एक प्रोग्राम था मनरेगा, MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, बहुत बार में याद हुआ है मेरे को, ठीक है। वो 20 साल से था, 2005 से अभी 2025 चल रहा है, 26 चल रहा है इनफैक्ट। अब वो खत्म होने वाला है, ठीक है। दिक्कत ये नहीं कि वो खत्म होने वाला है, वो खत्म नहीं हो रहा है, वो बस नाम बदला जा रहा है। सोच के देखिए, सब चीज सेम है, थोड़ा चीज में ऐड कर दिया गया और नाम बदला जा रहा है। नाम बदलने से क्या दिक्कत होगा, उसका जो मेन पर्पस है ना, कि हर गांव के इंसान को रोजगार मिले, क्या वो 20 साल का इंपैक्ट ला पाएगा? जैसे हर एक गांव के इंसान को पता है नरेगा नरेगा MG नरेगा। अब हर एक गांव का इंसान को ये नया शब्द जो बहुत अच्छा शब्द है VG राम जी याद हो पाएगा क्या? स्लाइड से चालू करते हैं, देखिए। दिस इज मनरेगा टू फॉर्मली सीज, 1 जुलाई 2026 से मनरेगा का बाय बाय टाटा हो गया है, हो जाएगा, और अब से नया VG राम जी आने वाला है। ये अच्छा से एक आर्टिकल है, एक मैगजीन में था तो मैंने दिखा रहा हूं, ठीक है, कि 20 साल पुराना हाथी बड़ा शिप, कि भाई सक्सेसफुल मॉडल, कि करोड़ों करोड़ों लोग को इसके बारे में पता है। अब अचानक से उसको हटा के एक नया छोटा सा बस शब्द चेंज किया जा रहा है, ठीक है। इतना सारा मैकेनिज्म यूज किया जा रहा है बस शब्द चेंज करने के लिए। क्या महात्मा गांधी का नाम इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपैक्टफुल है? ये देखिए, ठीक है, पहले समझते जाओ। VG राम जी टू कंटिन्यू इनटू फोर्स फ्रॉम जुलाई 1, 1 जुलाई से VG राम जी आ जाएगा। सेम VG राम जी टू रिप्लेस मनरेगा, बस नाम का खेल है, दिखेगा और कुछ नहीं है, बस नाम का खेल है, यही बोला जा रहा है। आगे देखो, पहले VG राम जी का फुल फॉर्म पढ़ लो, मुश्किल हो याद रखना। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ठीक है, VG राम जी। सेम आर्टिकल, मनरेगा टू फॉर्मली सीज, समझ में आया? अब आगे बढ़ने से पहले समझो, कुछ दिक्कतें मनरेगा में थी, मनरेगा में है, और सेम दिक्कतें टू माय नॉलेज एंड द नॉलेज ऑफ एनालिस्ट जो हम देखेंगे विल कंटिन्यू इट VG राम जी। दिक्कतें क्या क्या थी समझो। मनरेगा इन मध्य प्रदेश, अ टेल ऑफ 53 लाख घोस्ट बेनिफिशियरी। घोस्ट बेनिफिशियरी का मतलब होता है ऐसे इंसान, ऐसा आईडी कार्ड जो एक्चुअल में है नहीं, बस फर्जी तरह से बना लिया गया। अगर आप पढ़ेंगे ना, MP में लगभग 1.2 करोड़ ऐसे इंसान हैं, और उसमें से 53 लाख, लगभग 40% लोग मतलब धोखेबाज हैं, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करते। घोस्ट बेनिफिशियरी का मतलब है फर्जी तरह से उनको बनाया गया है ही नहीं करते। तो ये दिक्कत था मनरेगा का, ऐसा नहीं था। और दिक्कतें पढ़ो, मनरेगा कवरेज एंड वर्क डेज फेल शार्पली। जो लोग हक से मांगते थे ना कि भाई मुझे इतना दिन चाहिए, वो बहुत ज्यादा गिरा है। ये लेटेस्ट डेटा है 2026 मई का। डिस्पाइट एंड राइज इन रजिस्टर्ड हाउसहोल्ड्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ड्रॉप्ड अक्रॉस मेनी स्टेट्स, ठीक है। आगे जो दिक्कतें हैं मनरेगा पे वो भी समझ लो। मोर देन 90 लाख वर्कर्स अफेक्टेड बाय सेंटर्स डिले, ये भी एक दिक्कत था कि पहले मनरेगा पूरा सेंटर के अंदर आता था, उसको कहते थे CCS, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और फिर एज यूजुअल सेंटर पैसा भेजने में डिले करता था। ये भी एक दिक्कत था। एक और दिक्कत था, ओनली 5% ऑफ हाउस होल्ड रिसीव्ड मैंडेटेड। मनरेगा की कहानी थी, अगर आप चाहेंगे, अगर आप हक से मांगेंगे, डिमांड करेंगे, तो किसी भी बेरोजगार इंसान को इंडिया में, रूरल इंडिया में 100 दिन का रोजगार मिलेगा। पर पढ़िए, ओनली 5% ऑफ हाउस होल्ड रिसीव्ड मैंडेटेड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा। और ये कौन बोल रहा है? CAG बोल रहा है, ठीक है, आम आदमी नहीं बोल रहा है, सरकार की व्यवस्था बोल रहा है कि भाई जिसको भी 100 दिन का काम चाहिए था उसमें से 5% को मिला है। ये भी लेटेस्ट डेटा है, मार्च 24 2026, ठीक है। समझ में आ गया कि एक मनरेगा था, दिक्कतें थी, जैसे हर एक स्कीम में थी। दिक्कतें को इंप्रूव करने के अलावा जो हमने चाहा कि भाई दिक्कत छोड़ो, नाम ही बदल लो। एक ब्रिज गिर जाए, ब्रिज को ठीक मत करो, ब्रिज का नाम बदल दो, ठीक है। वही कहानी यहां भी चले। अब आओ मनरेगा पे। 2005 और 2025 का भी डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। मनरेगा आया क्यों? 2025 में लगभग 25%, सॉरी 2005 में लगभग 25% पॉवर्टी थी। पॉवर्टी मतलब गरीबी थी, सिंपल सेंस में, ठीक है। तो उस टाइम मनरेगा आया, लोगों को 100 दिन का काम मिलना चालू हुआ, 100 दिन का काम के हिसाब से रोजगार और पैसे मिलने चालू हुए। तो 20 साल में अब पॉवर्टी रेट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नाउ 4.9%। अब 5% पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये दिखाता है कि मनरेगा कितना, मतलब कितने मल्टी डायमेंशनल कारगर था, कितना सक्सेसफुल था मनरेगा कि भाई 20 साल में लगभग 20% इंडिया का पॉवर्टी कम कर पाया। और भी बहुत सारे फैक्टर थे, पर मनरेगा भी एक फैक्टर था। तो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंथनिंग इट, इंस्टेड ऑफ और मजबूत करने के अलावा, हमने मनरेगा का नाम चेंज किया। देखो मनरेगा आया कैसे, एक आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल 41 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो DPSP में आता है। वो कहता है, टू माई नॉलेज, वीपा, वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। मतलब अगर राइट टू वर्क है आपके पास, अगर आप हष्ट पुष्ट हैं, आप काम करना चाहते हैं, तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको काम प्रोवाइड करे। इसी को बोलते हैं डिमांड ड्रिवन अप्रोच, कि आप जाइए सरकार को बोलिए मुझे काम चाहिए और सरकार आपको काम देगी। अगर एजुकेशन असिस्टेंस ये सब अलग है, बस आर्टिकल 41 में ये सब दिया हुआ है। मेन आर्टिकल 41 से ही मनरेगा का जन्म हुआ था, ठीक है। अब डिफरेंस चालू करना, देखना चालू करो कि मनरेगा में और इसमें डिफरेंस का। डिमांड ड्रिवन अप्रोच की मतलब आप बस जाइए, काम मांगे, काम मिल जाएगा। अब बोला गया नहीं,
अब है सप्लाई ड्रिवन। सप्लाई ड्रिवन का मतलब है आपके पास काम नहीं है वो अलग बात है, अगर काम की जरूरत है तो फिर काम आपको मिलेगा, इसी को बोलते हैं सप्लाई ड्रिवन। डिमांड फैक्टर्स और सप्लाई फैक्टर्स का यही अंतर होता है। पढ़िए, एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड बाय फुलफिलिंग प्री डिफाइंड सिस्टमैटिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट फॉर द रूरल। ये अच्छी बात है कि भाई अब प्लानिंग ज्यादा की जाएगी, अगर काम की जरूरत होगी तो काम बनाया जाएगा। मनरेगा की नेगेटिव बात था कि अगर आप वहां काम होता नहीं था, वहां काम बनवाया जाता था कि गड्ढे खोदो, फिर गड्ढे को भरो, फिर गड्ढे खोदो, वो था, पर उससे पॉवर्टी कम हुआ। अब बोला जा रहा है ऐसा नहीं होगा, पूरा डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होगा कि भाई वहां का ग्राम सभा अगर विलेज बोलेगा कुछ काम की जरूरत है तो फिर उस काम के लिए पैसा आएगा और फिर उस पैसे को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जाएगा। कुछ हद तक सही है, आगे पढ़िए। आउटकम क्या था? आउटकम तो आपको समझ में आ गया कि भाई यहां बस काम देना जरूरी है। अब यहां ऐसा नहीं है, लेबर इज चैनल डायरेक्टली इनटू प्लान्ड प्रोडक्टिव एसेट, मतलब प्लानिंग इज पहले, फिर पैसा उसको अलॉट किया जाएगा, उसके हिसाब से इंसान को एम्प्लॉय किया जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ द होल जो भी आज का वीडियो है कि मनरेगा तुम कल आना, इनफैक्ट अब मत आना। पहले था, सबके बीच में बस एक चीज ध्यान रखेगा, एंड में आप डिसाइड कीजिएगा कि नाम बदलना जरूरी था क्या, कि बस मनरेगा प्लस कर देते, मनरेगा डबल प्लस कर देते, नाम बदलना। पहले मनरेगा में 100 दिन का इंप्लॉयमेंट था, अब 125 दिन किया, थम्स अप, 25 दिन बढ़ाया गया, अच्छी बात है, ठीक है, आगे पढ़िए। अच्छा, मिस हो गया। उसके बाद बजट पहले था ओपन एंडेड, मतलब ओपन एंडेड का मतलब था काम के बाद बजट डिसाइड होता था कि भाई साल के स्टार्टिंग में आप बजट में देखते होंगे कि मनरेगा को 20,000 करोड़ अलॉट किया गया। 2023 का अगर आप न्यूज पढ़ेंगे तो वो पैसा पूरा यूज भी नहीं हुआ था। सोचिए, इंडिया का ऐसा हाल है कि इतना ज्यादा इंप्लॉयमेंट है, इंप्लॉयमेंट के लिए पैसा अलोकेट किया जा रहा है पर वो पैसा यूज नहीं हो रहा, वापस सेंटर के पास चला जा रहा है। उसके बाद में कभी और डिस्कस करें, ठीक है। पहले था बजट, उसमें डिस्कस किया गया अमाउंट, फिर उसके हिसाब से काम लाया गया और फिर 20 साल में, आगे आर्टिकल दिखाऊंगा, 20 साल में बोला जाता था भाई पैसे कम पड़ गए तो और पैसे एलोकेट किया जाते थे, इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल सिस्टम बोलते थे। अब बोला गया भाई नहीं, अब पैसा फिक्स रहेगा, प्रोजेक्ट फिक्स रहेगा, उतना में काम करना है तो करो, उसके बाद का पता नहीं है, 1 जुलाई से चालू होने वाला। ये पहले था ईयर राउंड ऑपरेशन होता था, अब नहीं। पहले था कि आप साल में कभी भी चाहिए काम मांगे थ्रू अच्छे से तो आपको काम, अब है नहीं। मैंडेटरी सीजन पॉज, ये भी अच्छी चीज है, बता दे रहा हूं अच्छी। सीजन पॉज का मतलब है वी आर एन एग्रीकल्चर नेशन, हम कृषि प्रधान देश हैं। इसका मतलब एक टाइम आता है जब सारे युवा या सारे एग्रीकल्चर लोग कृषि में काम करते हैं, मतलब फार्मिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। उस टाइम अगर आप मनरेगा में काम करते तो फार्मिंग कौन करता? तो उस टाइम दिक्कत आती थी कि भाई फार्मिंग या कृषि को भी, एग्रीकल्चर को दिक्कत आता, क्योंकि एग्रीकल्चर इज लेबर इंटेंसिव। अगर हम जैसे मजदूर उस टाइम कि फार्मिंग छोड़ के, एग्रीकल्चर छोड़ के मनरेगा में काम करने लगेंगे तो एग्रीकल्चर को दिक्कत होगा। तो अब बोला गया कि नहीं भाई, अब जो मोमेंट सीजनल टाइम होता है ना, जहां एग्रीकल्चर पे ध्यान, धान कटाई होती है, ये सब होता है, उस टाइम आप पॉज कर सकते हो। दिस इज वेल थॉट आउट अप्रोच, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद पहले था कुछ डिफाइन नहीं था, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता था। पहले था कि काम बांटना जरूरी है, कि भाई गड्ढे खोदो पैसे दो, ठीक है, ये गलत था। अब है कि नहीं, 4 प्रायोरिटी सेक्टर डिफाइन किया गया है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि उसी 4 प्रायोरिटी सेक्टर में ही काम आएगा, काम बनेगा और पैसे एलोकेट होंगे। उसके बाद तो देखिए, पहले घोष बेनिफिशियरीज में हमने दिखाया जो मनरेगा में गलत था। अब बोला जा रहा है एआई का यूज किया जाएगा। देखो, एआई तो वैसा वर्ड है ना, हर चीज में डाल दो। एआई के आधे लोग को मतलब नहीं पता, हर चीज में डाल दो। तो इसमें भी डाला जा रहा है एआई कि भाई एआई बेस्ड मैंडेटरी जियो टैगिंग होगा। जियो टैगिंग का मतलब हुआ जो इंसान वहां काम करने गया होगा वो जियो टैग होगा कि भाई वो वहां खड़ा है या नहीं है। देखो, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, अगर इंप्लीमेंट हो जाए तब भी बहुत अच्छा है। पर क्या आपको लगता है इंडिया का जो गरीब है, जो मनरेगा में काम करने जा रहा है, उसको ठीक से फोन यूज करना आता है? उसको जियो टैगिंग, जियो मैपिंग, जीपीएस यूज करना आता है क्या? अगर आता है तो अच्छी बात है, पर आई एम वेरी डाउटफुल अबाउट इट कि ऐसा होगा। एक जियो टैगिंग है और एक जीपीएस टैगिंग भी होगा, फिर बायोमेट्रिक स्कैनर होगा कि आप गए या नहीं गए, उंगली दिखाइए, आंख दिखाइए, होगा। सुनने में अच्छा लग रहा है, पर होगा या नहीं होगा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पहले सेंटर के हाथ में पूरा पैसा था, तब भी सेंटर एज वी सॉ इन द आर्टिकल पैसा देने में डिले करती थी। ये नॉर्मल होता है अगर सेंटर स्टेट में अलग राज्य चल रहा है तो। अब है सेंटर से हट के स्टेट्स के पास भागीदारी बढ़ गई है। अगर आप सीएजी का रिपोर्ट या फिर फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट देखोगे, बेचारे स्टेट्स पहले से ही उधार में हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स उधार में है। अब सरकार बोल रही है नहीं कि भाई 40% आपको देना है। पहले सरकार थी 90:10, सेंटर की जो सरकार वो 90% देती थी, स्टेट्स 10% देते थे। अब सरकार ने बोला ना, इल्ले, अब आप दोगे 60%, सरकार मतलब सेंटर की सरकार देगी 60% और स्टेट्स देंगे 40%। हो सकता है जब सेंटर के पास पैसा नहीं, वो नहीं दे पा रही, तो स्टेट कैसे देगी, ये भी एक कहानी। आगे ये है पीआईबी का उठाया हुआ फोटोज, ठीक है। जो 4 फ्रेमवर्क था वो बता दे रहा। सबसे पहले वाटर रिलेटेड वर्क्स। वाटर रिलेटेड वर्क्स मतलब डैम से लेके इरिगेशन सब कुछ हो सकता है, वाटर हार्वेस्टिंग बड़ा टर्म है, वाटर रिलेटेड वर्क्स। उसके बाद कोर रूरल रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, सरकारी घर बनाना, सब इस
कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब सोचे बड़ा बड़ा टर्म यूज किया गया। लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपको काम देना भाई, लाइवलीहुड आपका रोजमर्रा की जिंदगी ना रोके, उसको बोलते हैं लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। लास्ट इज स्पेशल वर्क्स फॉर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, कि भाई कहीं कोई दुर्घटना घट गई, कुछ भी हो गए, तो उस टाइम पे मनरेगा वर्कर्स को यूज में लाया जा सकता है। ये है वो 4 पॉइंट। उसके बाद द फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, ये वही था, पहले था 90:10, अब है 60:40। तो स्टेट्स जो ऑलरेडी ओवर बर्डन है अकॉर्डिंग टू सरकार इटसेल्फ, अब उन पे और बर्डन आएगा। तो आपको क्या लगता है स्टेट्स पैसा देगी? भाई सेंटर तो दे नहीं पा रही थी, स्टेट्स देगी क्या? लास्ट नॉर्मेटिव एलोकेशन और डिमांड बेस्ड मॉडलिंग, इसका नेक्स्ट पेज में ज्यादा बेटर दिखेगा, ठीक है? समझिए, पहले था डिमांड बेस्ड कि आप जाके खड़े हो जाओ, जिद करो, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, वो देंगे। अब है वो था डिमांड बेस्ड, स्टेट रिसीव फंड्स बेस्ड ऑन हाउ मच मनी दे डिमांड, आप हद से डिमांड कर पाते थे। अब नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव का सिंपल मतलब है अब प्लानिंग पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, सब कुछ प्लानिंग बेस्ड होगा। अगर प्लानिंग के हिसाब से हो पा रहा है तो आपको पैसे मिलेंगे, वो प्रोजेक्ट अप्रूव होगा तो पैसे मिलेंगे, वही है। फंड्स आर एलोकेटेड यूजिंग फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, अगर सब कुछ सरकार या वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से होगा तो फिर नौकरी आएगी, पैसा आएगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा ये कोई नहीं बता रहा, ठीक है? ये है मेक्स फंड एलोकेशन मोर प्रेडिक्टेबल एंड रैशनल। ये तो सही बात है, अगर आप प्लानिंग कर पा रहे हो तो सब कुछ प्लान्ड वे में चलेगा, आप फ्यूचर ज्यादा बेटर देख पाओगे। पर अगर आपका प्लान इज नॉट इन सिंक्रोनाइजेशन वहां के लोकल लोग, कि लोकल लोग को नौकरी चाहिए, मान के चलिए नौकरी चाहिए, और वहां पे कोई ऐसा प्लान नहीं है, तब वो लोकल लोग क्या करेंगे ये कोई नहीं बता रहा है, ठीक है? इंप्रूव्स बजट प्लानिंग, ब्रिंग्स द स्कीम इन लाइन विद स्टैंडर्ड गवर्नमेंट बजटिंग मेथड्स। हर एक गवर्नमेंट मेथड ये होता है कि साल के स्टार्टिंग में बजट आता है, इतना पैसा दिया जाता है, फिर काम होना हो वो देखा जाता है, ठीक है? अब देखिए ये वही 4 चीज बेटर एक्सप्लेन। वाटर सिक्योरिटी, इसमें सब कुछ पानी से रिलेटेड, नन से लेके डैम तक सब कुछ। उसका लाइवलीहुड, फैसिलिटीज एंड स्ट्रक्चरल एसेट डिजाइन स्पेसिफिक टू जनरेट सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सब कुछ आ जाएगा उसमें। कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, सरकारी रोड, जो इंक्लूड करना है कर लीजिए। लास्ट क्लाइमेट रेजिडेंट वर्क्स, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग टू फ्यूचर प्रूफ विलेज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और विलेजेस आर द मोस्ट वल्नरेबल। ऐसा सोच के देखिए, जब केदारनाथ में ब्लास्ट हुआ था तो कोई शहर बर्बाद नहीं हुआ था, सारे गांव बर्बाद हुए थे, उनको बचाने के लिए। लास्ट में फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये है 60 डेज पॉज विंडो। 60 डेज पॉज विंडो यही कहता है कि हर साल अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइम पे हार्वेस्टिंग होता है। हर पूरा इंडिया में जो एग्रीकल्चर है ना वो सीजन बेस्ड है, तो नॉर्थ में सीजनिंग अलग होता है, नॉर्थ में धान कटाई अलग होता है और साउथ में अलग होता है। सब स्टेट अपने हिसाब से 60 डेज का विंडो रखेंगे, मतलब वो 60 डेज आपको काम नहीं मिलेगा, आप जाके खेतों में काम कीजिए, ये बोलना चाह रहे हैं। पर अगर आपको खेतों में भी काम ना मिले, क्योंकि इंडिया में डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, छोटे से काम के लिए बहुत ज्यादा लोग एम्प्लॉय होते हैं, उसका क्या किया जाएगा ये भी नहीं बताया जा रहा है अच्छे से। भाई मान के चलिए प्रॉब्लम था मनरेगा में ईयर राउंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, पर सोचे सरकार ने आपको प्रोजेक्ट दे दिया और फिर सारे लोग एग्रीकल्चर में चल गए, तो सरकार का भी नुकसान होता था, दोनों साइड होता था, ठीक है? तो सरकार ने बोला ये विंडो देना जरूरी है। एलिमिनेट्स लेबर मार्केट डिस्टॉर्शन, कि जब एग्रीकल्चर को इंसान की जरूरत है तो वहां जाइए, जब वहां काम खत्म हो जाए तो वापस आ जाइए। बस कोई ये नहीं बता रहा है कि अगर एग्रीकल्चर में भी जो इतने सारे लोग हैं उनको काम नहीं मिलेगा तो फिर ये 60 डेज पॉज विंडो का क्या होगा। आगे देखिए, ये वही है फंडिंग का। नॉर्मल में था 40% स्टेट देगी, 60% सेंटर देगा। स्पेशल में मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट, स्पेशल स्टेट्स में सेंटर 90%, 10%, और यूनियन टेरिटरीज में तो आपको पता है 100% यूनियन टेरिटरीज सेंटर ही देगा, ठीक है? लास्ट ये है अच्छा से बताने का कि पहले में फंड से रिलेटेड क्या दिक्कत था और अब क्या दिक्कत है। पहले था डिमांड बेस्ड, ये वर्ड याद रखेगा, डिमांड बेस्ड, और अब है नॉर्मेटिव। डिमांड बेस्ड का मतलब एनुअल लमसम दे दिया जाता था कि भाई 20,000 करोड़ मनरेगा पे खर्चा करना है, फिर 20 साल में पता चलता था भाई पैसे तो खर्चे हो गए, फिर प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो फिर से फंड दिया जाता था। ये कुछ हद तक गलत भी था, क्योंकि घोस्ट बेनिफिशियरी हैं, लोग काम तो कर नहीं रहे पर पैसा लेके जा रहे हैं, बीच में इतने सारे मिडिल मैन आते थे, वो सबको भी हटाने का प्लान चल रहा था। फिर आया अब नॉर्मेटिव कि भाई पहले प्लानिंग होगा, लोकल लेवल ग्राम पंचायत बताएगी कि भाई कोई प्रोजेक्ट की जरूरत है उस एरिया में या नहीं है। अगर उन्होंने हाँ कहा तो फिर स्टेट रिव्यू करेगी, अगर उन्होंने कहा फिर सेंटर बजट बनाएगी, प्लान करेगा, उसके बाद फिर एंड में पैसा एलोकेट किया जाएगा। अच्छा प्लानिंग है, प्लानिंग में सब अच्छा चल रहा है, होगा या नहीं होगा वो, दिस इज द एआई थिंग। होता है ना, टेक्नोलॉजी को मनरेगा से इंट्रिकेट किया जा रहा है। पर देखिए आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट दिस, क्योंकि आम आदमी नहीं, जो गांव का जनता है, ठीक है, वी आर नॉट सेइंग वो अनएजुकेटेड नहीं है, पर इतना हाई लेवल टेक्नोलॉजी, बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन, जैसे आप अच्छी जगह जाते हैं उंगली से अपने आप को वेरीफाई करते हैं ना, वो मनरेगा में पॉसिबल है क्या? फिर जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, प्रोएक्टिव पब्लिक डिस्क्लोजर, अच्छा रियल टाइम मॉनिटरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी कि आप वहां खड़े हैं और कितने देर वहां खड़े हैं, वो सैटेलाइट से कनेक्टेड है और फिर डेटा आ रहा है। सुनने में अच्छा लग रहा है, पर हो पाएगा क्या, ये भी है डाउट। आगे बढ़िए। डिजिटल गवर्नेंस वही वाला पार्ट है। इनपुट जियो टैग वर्कसाइट होगा, फिल्टर एआई बेस्ड, क्योंकि इतने सारे फ्रॉड हो रहा है ना, तो एआई देखिए कोई ये नहीं बता रहा है कि एआई फिल्टर आउट कैसे करेगा, बस बोल दिया जा रहा है कि एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन। एआई इज वेरी केपेबल, वी ऑल नो दैट, पर आपको पूरा फ्रेमवर्क में बताना पड़ता है कि हाउ विल एआई एलिमिनेट जो घोस्ट बेनिफिशियरी है, जो नकली लोग हैं, जो है ही नहीं लोग, उसको एआई एलिमिनेट कैसे करेगा। ठीक है, आगे एंड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इन सब के बाद अगर आपको समझ में आया होगा कि पहले भी मनरेगा था, जो काम था वो सेम है, थोड़ा इनफिशिएंसी बढ़ रहा है, डेट बढ़ रहा है, फंडिंग का इशू हो रहा है सब, तो फिर नाम बदलने का कोई जरूरत था क्या? महात्मा गांधी के नाम से पहले भी था, आज भी रह सकता था, मनरेगा प्लस, मनरेगा डबल प्लस, मनरेगा मोदी जी, कुछ भी नाम हो सकता था, पर नाम बदलने का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो क्यों? मेन दिक्कत है कॉस्ट का नहीं। जो मनरेगा हर एक गांव में हर एक छोटे से छोटे इंसान को पता था कि ऐसा एक स्कीम है और उनसे उनको नौकरी या पैसा मिल सकता है। क्या कितना टाइम लगेगा कि लोगों के मन से मनरेगा को हटा के वी जी राम जी डालने में? सोचिए, एक गांव का बूढ़ा व्यक्ति जिसको दिन का तिहाड़ी चाहिए, वो जाके मनरेगा वाले ऑफिसर को बोलेगा, अगर वो मनरेगा वाला ऑफिसर उतना हम्बल, उतना केपेबल नहीं हुआ और वो बस बोल देगा भाई मनरेगा तो खत्म हो गया, कौन है वहां उस इंसान को बताने के लिए भाई मनरेगा बस नाम का खत्म हुआ है, अब दूसरा नाम आ गया है। दिस इज एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन वाला डिफिकल्टी, जो मोदी जी ने भी बहुत कहा, आर प्राइम मिनिस्टर सेड मल्टीपल, कि भाई आइडियाज मत दो, सॉल्यूशंस मत दो, इंप्लीमेंट कैसे करना है ये बताओ। तो ये होता है इंप्लीमेंटेशन चैलेंज। क्या कोई उतना अवेयरनेस ड्राइव बनाएगा कि भाई हर एक गांव वालों को पता चले कि मनरेगा का नाम बदल गया, अब ये नाम है क्या? नहीं ना, उसके बारे में कौन, कि इन ग्राउंड जमीन पे कौन चेंज ला रहा है, वो है क्वेश्चन। तो ये भी कर रहा है, चेंज फॉर द वर्स ऑन मनरेगा टू, ये यही कह रहा है कि भाई नाम बदल तो दिया, जिसके लिए प्रोग्राम था उसको पता चला क्या? बड़े बड़े न्यूज़पेपर हम और आप तो डिस्कस कर रहे हैं, पर गांव वाले लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या? सेम चीज। फ्रॉम गांधी टू वी जी राम जी, मोर देन अ नेम चेंज, डिसमैंटलिंग द राइट टू वर्क। डिसमैंटलिंग का मतलब होता है तोड़ना। अगर आपको अच्छा काम ही देना था ना, तो सोचिए बेटर होगा भाई मनरेगा का ही नाम बदल देते ना, कि मनरेगा प्लस, समझ गए ना? पूरा नाम चेंज करने से दिक्कत ये आ रही है कि आम जनता को पता कैसे चलेगा कि अब नाम बदल गया है, कौन जिम्मेदारी उठाएगा? इतना कुछ कि 125 दिन काम तो मिलेगा, पर बता कौन रहा है कि 125 दिन काम मिलेगा? ठीक है, इतना सोचिएगा। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।